दोस्तों, बीते कुछ सालों में हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने में लगी है और इसके बेनिफिशियरी सेक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, रेलवे, कैपिटल गुड्स और साथ ही कुछ और रिलेटेड सेक्टर्स हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि न केवल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है बल्कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इनवाइट किया है और ये ट्रेंड आने वाले कई सालों तक रहेगा, इस बात की भी पूरी संभावना है क्योंकि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर आज की सबसे बड़ी डिमांड है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉक्सी मानते हैं। हम बात करेंगे स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि दोस्तों स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेसिक रॉ मटेरियल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ और बेनिफिशियरी सेक्टर्स हैं जैसे सीमेंट, वायर्स एंड केबल्स, टायर मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, साथ ही अदर मेटल प्रोड्यूसर्स। लेकिन आज हम स्टील इंडस्ट्री पर फोकस करेंगे। स्टील ही क्यों? स्टील की क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इंडिया की जीडीपी में 2.5% शेयर स्टील इंडस्ट्री का है। इससे आपको पता चल गया होगा कि स्टील इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। क्रूड स्टील प्रोडक्शन में इंडिया ग्लोबली सेकंड पोजीशन पर है और रिसर्च ने बताया है कि स्टील कंजम्पशन में भी इंडिया जल्दी ही सेकंड पोजीशन पर होगा। आयरन ओर को प्रोसेस करके स्टील बनाया जाता है और इस आयरन ओर के प्रोडक्शन में इंडिया ग्लोबली फोर्थ पोजीशन पर है। इंडिया में आयरन ओर के भरपूर रिजर्व्स हैं। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आयरन ओर रिजर्व। साथ ही हमारे यहाँ कॉस्ट इफेक्टिव लेबर्स भी मौजूद हैं जो कि स्टील इंडस्ट्री के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। स्टील की लोकल डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बावजूद भी अभी भी हम पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन में ग्लोबल एवरेज से काफ़ी पीछे हैं। बात साफ है कि स्टील की लोकल डिमांड में ही काफ़ी स्कोप है और साथ ही इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी साइज भी बहुत बड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 की बात करते हैं। इस पॉलिसी का टारगेट इंडिया की आयरन और प्रोडक्शन कैपेसिटी को साल 2030 तक 300 मिलियन टन तक बढ़ाना है, जो कि अभी सिर्फ 125 से 30 मिलियन टन तक ही है। मतलब अगले 6-7 सालों में प्रोडक्शन को डबल से भी ज़्यादा करना है और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने साल 2020 में मिशन पूर्वोदय लॉन्च किया। इससे कोलकाता में एक इंटीग्रेटेड स्टील हब बनाया जाएगा जिससे भारत के पूर्वी राज्यों में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और कुछ पार्ट नॉर्थ आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया गया है। इनकी आयरन और माइंस को डेवलप करके 200 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। ये जान लें कि भारत के 85% आयरन और रिजर्व इन्हीं राज्यों में पाए जाते हैं। साल 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशलिटी स्टील को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम अनाउंस की थी। इसी साल भारत और रूस ने कोकिंग कोल प्रोडक्शन और स्टील में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक MOU साइन किया था। आपको बता दें कि कोकिंग कोल स्टील प्रोडक्शन के लिए बेसिक रॉ मटेरियल है। इसी साल भारत जापान स्टील डायलॉग फ्रेमवर्क में एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन भी साइन किया गया। तो दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। बात करेंगे स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की। बड़ी कंपनीज़ में आप सभी जानते हैं टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिंदल स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टेनलेस जो कि एक स्पेशलिटी स्टील कंपनी है। आज का वीडियो माइनिंग कंपनी पर है और माइनिंग में NMDC एक PSU है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ओन करती है। प्राइवेट प्लेयर्स में वेदांता लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनी है। हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड। ये शारदा ग्रुप लिमिटेड की कंपनी है। कंपनी का कोर बिजनेस स्टील प्रोडक्शन है। ये कंपनी पैलेट्स, स्पंज आयरन, बिलेट्स, वायर रॉड और HB रॉड का प्रोडक्शन करती है। साथ ही कंपनी मैग्नीज फेरो एलॉयज का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी के पास छत्तीसगढ़ में आयरन ओर माइन है और हाल ही में सूरजगढ़ आयरन और ब्लॉक के लिए कंपनी की एक सब्सिडरी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ इंटेंट फॉर कंपोजिट लाइसेंस भी अवार्ड किया है। स्टील एक कमोडिटी बिजनेस है
और कमोडिटी बिजनेस सिक्लिकल नेचर के होते हैं। अपने बिजनेस की सिक्लिकलिटी को ध्यान में रख के कंपनी ने अपने मार्जिन्स को स्टेबलाइज करने के लिए पावर जनरेशन और सेल्स में भी लगातार काम कर रही है। कंपनी के पास 161 मेगावाट के पावर प्लांट हैं, जिससे कंपनी की 100% पावर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। इसके साथ ही कंपनी कैप्टिव कंजम्पशन के लिए ही 50 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का भी सेटअप कर रही है। थर्मल पावर जनरेशन में कोल की डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी ने छत्तीसगढ़ में ही कोल माइन एक्वायर की है और साथ ही मध्य प्रदेश की एक कोल माइन अंडर डेवलपमेंट फेज में है। साल 2023 में कंपनी को छत्तीसगढ़ की कल्याणी और बरतुंगा कोल माइन का MDO अवार्ड किया गया। इन कोल माइंस में कंपनी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के आधार पर कोल प्रोडक्शन करेगी। कंपनी हाइड्रो पावर जनरेशन बिजनेस में भी है। कंपनी के पास उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और सिक्किम में एक एक हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप है, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी को कंपनी लॉन्ग टर्म PPA एग्रीमेंट से राज्य सरकारों को सेल कर रही है। इसके अलावा कंपनी का एक और हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप छत्तीसगढ़ में अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि आयरन ओर पैलेट्स प्रोडक्शन को 8 लाख टन से बढ़ाकर 9 लाख टन तक प्रोडक्शन करने की परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी है, जिससे कंपनी बिना किसी एडिशनल कैपेक्स रिक्वायरमेंट के पैलेट्स प्रोडक्शन को बढ़ा पाएगी। साथ ही मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि गारे पाल्मा कोल माइन में माइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी ने अप्लाई कर दिया है, जिसकी परमिशन इसी साल मिलने की उम्मीद है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लेटेस्ट कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ सकते हैं। कंपनी से जुड़ी एक ज़रूरी जानकारी दे दूं, कंपनी ने SKS पावर प्लांट को एक्वायर करने के लिए अप्लाई कर रखा है, जिसका केस अभी NCLT में है। SKS पावर पास्ट में काफ़ी डिस्प्यूट में रहा था। ज़्यादा जानकारी के लिए SKS पावर डिस्प्यूट को आप अलग से पढ़ सकते हैं। बता दें कि SKS पावर प्लांट एक्विजिशन कंपनी के लिए काफ़ी अहम है और इस केस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। इसके लिए हम स्क्रीनर वेबसाइट पर चलते हैं। लगभग 7,000 करोड़ की मार्केट कैप की मिड कैप कंपनी है। कंपनी की सेल्स पिछले 10 सालों में 4 गुने से ज़्यादा हो गई है। पिछले 3 सालों से कंपनी लगातार 20% से ज़्यादा का OPM रजिस्टर कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.7% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.3% है। कंपनी पर 1,220 करोड़ का डेट है। लेटेस्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी नेट डेट फ्री हो गई है। ट्रेलिंग 12 मंथ EPS 15.6 रुपीज़ का है। शेयर प्राइस 200 रुपये के आसपास है, जिसका मतलब है शेयर 13 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड हो रहा है। 13 PE रेशियो को एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे और रिवर्स DCF पर भी कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है। प्रोमोटर होल्डिंग भी 72.64% है। साथ ही एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल सर की भी 1.19% की होल्डिंग है। टेक्निकल्स के लिए हम ट्रेडिंग व्यू पर डेली चार्ट देखते हैं। मैं 63, 126 और 256 मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूं। तो अभी शेयर 252 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश में है। अब स्टॉक एज वेबसाइट पर देखते हैं। शेयर का डिलीवरी परसेंटेज 50% के आसपास रहता है और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे होते हैं, जिससे ये कह सकते हैं कि शेयर एक्यूमुलेट किया जा रहा है। आखिरी में डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। शेयर खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर।